नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट कोड 2005 में यूनिट 2 के अंतर्गत जो चैप्टर है साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम, उस पर अच्छे से तैयारी करनी है और उसमें भी ख़ास तौर पे जिब क्रेन पर। ये वीडियो आज विशेष रूप से मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा के एक होनहार छात्र मिस्टर दीपक सन ऑफ श्री ताराचंद जी की रिक्वेस्ट पर लेकर आया हूँ। ताराचंद जी के पुत्र जो दीपक जी हैं उनकी ब्रांच है मैकेनिकल, और उन्होंने पूछा है जिब क्रेन के बारे में कि सर जिब क्रेन हमको अच्छी तरह से समझ में नहीं आई है। और वैसे तो ये मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है कॉमन टू ऑल ब्रांचेज है, पर स्पेशली जो क्रेन है, ये नाम से क्या पता पड़ रहा है क्रेन, तो क्रेन तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसमें बहुत काम आती है, तो ये आपके बाद में भी काम आएगी। तो चलो आज हम इस पे अच्छी चर्चा कर लेते हैं जिब क्रेन पर, कि जिब क्रेन के सवाल हम कैसे करेंगे। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा, आपके जो कोर्स में जिब क्रेन है मैकेनिक्स में, उसमें हमें लामी की थ्योरम लगानी है, यानी कि लामी की प्रमेय का प्रयोग करना है। क्या होती है लामी की प्रमेय? यदि किसी बिंदु पर 3 बल कार्य कर रहे हों और वो साम्यावस्था में हों, तो प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच के कोण की साइन का समानुपाती होता है। If 3 forces acting at a point are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other 2 forces। ये लामी थ्योरम है। इसको काम में लेकर हम जिब क्रेन के सवाल करेंगे। अब जिब क्रेन के सवाल करें उसके पहले कुछ बातें हमें समझनी पड़ेंगी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, एक टर्म आती है तनाव बल, क्योंकि जब तक इन बातों को नहीं समझेंगे हम जिब क्रेन के सवाल नहीं कर पाएंगे। तनाव बल, इसको हम टेंसाइल फोर्स भी कहते हैं। एक होता है संपीड़न बल। संपीड़न बल, इसे हम कंप्रेसिव फोर्स भी कहते हैं, इंग्लिश में टेंसाइल एंड कंप्रेशन। अब डिटेल में तो हम इस पे बाद में जाएंगे, अब इतना समझ लेते हैं कि आपके ये जो सवाल है जिब क्रेन का वो समझ आपको आ जाए। ये वैसे अपना में बहुत बड़ा चैप्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, जो मैकेनिकल ब्रांच में आएगा 4th सेमेस्टर में, सिविल ब्रांच में आ रहा है 3rd सेमेस्टर में। अगर ये कोई रॉड है, कोई सी रॉड मान लो, लोहे की छड़ मान लो, किसी और धातु की मान लो, कोई भी एक पदार्थ की छड़ है, रॉड है, हम इस पे बार से बल लगा रहे हैं। वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स पी। तो ये जो फोर्स हमने लगाया ऐसे, इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इस बार को खींचने की, इसकी लंबाई को बढ़ाने की। तो ये कैसा फोर्स हो गया? टेंसाइल फोर्स। ये तनाव बल है। ये बल इस छड़ के अंदर टेंशन पैदा करता है, यानी एक्सटेंशन। और ये जो एक अलग से रॉड बनाई मैंने, आप ये देख रहे हैं, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? दबा रहा हूँ। इसको मैं ऐसे दबा रहा हूँ, उसको मैं ऐसे खींच रहा था, ये भी फोर्स है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये टेंसाइल फोर्स है, टी लिख देता हूँ। ये कंप्रेसिव फोर्स है, सी लिख देता हूँ। अच्छा, हमने ये फोर्स लगाया, क्या ज़रूरी है ये रॉड टूट जाए? कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, ये रहा पेन, इसको रॉड मान लो, ये मेरे 2 हाथ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ और बहुत ज़ोर से खींच रहा हूँ। क्या टूटा? क्या नहीं टूटा। ये पेन, मैं इसको दबा रहा हूँ ज़ोर से, क्या टूटा? क्या नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि इस पेन के मटेरियल ने मेरे द्वारा लगाए गए टेंसाइल फोर्स और
कंप्रेसिव फोर्स को अपोज किया। तो अपोज किया यानी कि उसका विरोध किया। तो विरोध जब करेंगे ना तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक रिएक्शन हो जाती है। ये पी के, इसको हम आर कहेंगे। आर का मतलब रिएक्शन। अच्छा, यहाँ फोर्स में लगाया ना तो रिएक्शन ऐसे होगी। आर, आर का मतलब रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होती है। आप जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे रिएक्शन उतनी ही होगी। हाँ, जिस समय इस रॉड की कैपेसिटी से ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो रॉड टूट जाएगी। ये पेन मैं अभी अपने हाथ से खींच रहा हूँ, मेरे हाथ में ताकत नहीं कि मैं इस पेन को तोड़ सकूँ, लेकिन वही अगर मैं दो बड़े बड़े मशीन के जो जबड़े होते हैं वहाँ पकड़ खींचूँ तो ये झटके में पेन टूट जाएगा। ठीक है ना। मैं दीवार को यानी किसी मकान की दीवार को ज़ोर से धक्का दूँ तो कितने धक्का दूँ टूटेगी नहीं, लेकिन अगर एक हाथी जो होता है वो बड़े ज़बरदस्त प्रहार करेगा अपने सर से तो दीवार टूट जाती है, क्योंकि जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा फोर्स लग गया ना। तो आप एक बात अच्छे से समझ लें कि जब तक किसी भी वस्तु की कैपेसिटी से ज़्यादा फोर्स आप नहीं लगाएंगे वो उसको सहन करेगी, टूटेगी नहीं। अब यूँ समझें कि आपके बैंक के अंदर 5,000 रुपये हैं और आपने एटीएम पे जाके 2,000 रुपये के लिए कमांड दी तो 2,000 रुपये निकलेंगे, 500 निकलेंगे आपसे कोई। भाई आपने 2,000 मांगे 2,000 निकलेंगे एटीएम से, 3,000 मांगोगे 3,000 निकल जाएंगे, 4,000 मांगोगे 4,000 निकल जाएंगे, 5,000 मांगोगे 5,000 निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने 5,000 रुपये से ज़्यादा डिमांड कर दी तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है आपके खाते के अंदर। एग्जैक्टली वो इसमें ये वो चीज़ लागू हो रही है। अरे भाई मान लीजिए इस रॉड की कैपेसिटी टेंशन के अंदर 200 न्यूटन बल लेने की है, आपने बाहर से लगाया 50 न्यूटन तो 50 की रिएक्शन होगी, 100 लगाया तो 100 की होगी, 150 लगाया 150 की होगी, 200 लगाया 200 की होगी, और 201 लगा दिया ये रॉड टूट जाएगी। हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो फोर्स लगाया है वो उसकी कैपेसिटी में लगाया है। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना चीज़ का। अब ये जो फोर्स लगाया है बाहर से भी, ये तो है एक्शन, और जो अंदर उत्पन्न हुआ, जो प्रोड्यूस हुआ वो है रिएक्शन। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि ये रॉड है, इसमें ये रिएक्शन है, तो बताओ एक्शन कैसा रहा होगा। डेफिनेटली अगर रिएक्शन ये है, यूँ है, तो एक्शन इसका ऐसे रहा होगा, यानी कंप्रेशन। ये मैंने इधर का बना दिया, एक्चुअली ये इधर का बना दिया मैंने, इस साइड का इसका बना दिया। और इसकी बात करूं, ये रॉड है और इसकी जो रिएक्शन है वो ऐसी है, देखिए वाली ये रिएक्शन है ना, ये इसका मतलब फोर्स जरूर ऐसे रहा होगा, इस प्रकार से रहा होगा। अब आप एक बात पक्का समझ लीजिएगा, किसी भी रॉड के दो एंड होते हैं। जैसे ये रॉड है ना, इसके दो सिरे हैं, मान लो इसको मैंने कह दिया AB, इसको कह दिया मैंने CD। AB इधर था, ये मैंने इसको इधर बनाया, ये AB और ये CD, दो रॉड है अलग अलग। अब जैसे हम आपसे कहते हैं ये जो AB है, ये AB, आपको हमने अच्छे तरह से बता दिया कि AB में टेंशन है क्योंकि बाहर से टेंशन फोर्स लग रहा है। तो आप जब रिएक्टिव फोर्स दिखाएंगे, ध्यान देना रिएक्टिव, तो वो हमेशा ये जो जॉइंट है ना, इसके जो एंड है A और B, इससे अंदर की ओर ऐसे जॉइंट से दूर जाते हुए फोर्स दिखाने हैं, ध्यान देना ये वाला, इसको बोलते हैं जॉइंट से दूर जाना, जॉइंट से दूर जाना। तो ये कहलाएगा T, यानी कि टेंशन। अच्छे से समझ लो इस चीज़ को। आप कहेंगे सर टेंशन दे, देखो बाहर लग रहा था और आपने इसको अंदर दिखा दिया। अरे भाई ये रिएक्शन है, फोर्स जब बाहर लगेगा रिएक्शन तो अंदर होगी, और वो टेंसाइल फोर्स के कारण थी, इसलिए इसको हम टेंसाइल ही बोलेंगे। अब बात करते हैं कंप्रेशन की। ये मान लो कोई CD जो थी रॉड, इसमें देखिए कंप्रेसिव फोर्स कैसे लग रहा था,
ऐसे दिख रहा है आपको। एक्चुअली फोर्स तो बाहर से लग रहा था, ये रिएक्शन थी। अगर हम कहें कि रिएक्शन ऐसे हो रही है, ऐसे, क्या फर्क है इन दोनों में? इसमें रिएक्शन जॉइंट से दूर जा रही है, जॉइंट से दूर जा रही है, टेंशन। इसमें रिएक्शन जॉइंट की तरफ जा रही है, टुवर्ड द जॉइंट। ये देखिए जॉइंट की तरफ जा रही है, ये कंप्रेशन हो गया, सी हो गया। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जब कभी हम जॉइंट से दूर जाते हैं तो टेंशन, और जॉइंट की तरफ जाते हैं तो कंप्रेशन। ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको टेंशन और कंप्रेशन के बारे में समझाया है इस वीडियो के अंदर अब तक। अब देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ जिप क्रेन के बारे में। जिप क्रेन जो होती है, उसमें बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1, वर्टिकल पोस्ट, या इसको कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर दंड, और कई बार इसको सिंपल दीवार जो होती है, वाल, उससे भी काम चला सकते हैं। वर्टिकल पोस्ट और वाल, ऊर्ध्वाधर दंड या ऊर्ध्वाधर छड़ या दीवार। दूसरा होता है इसके अंदर जिब, और तीसरा होता है इसके अंदर टाई। ध्यान देना, टाई के अंदर हमेशा टेंशन फोर्स होगा, ऑलवेज। ध्यान देना, टाई में हमेशा टेंशन होगा, जिब में हमेशा कंप्रेशन होगा। और जो वर्टिकल पोस्ट है, ये तो एक्चुअली खंबा है, खंबा जो कि जिब और टाई को संभाल के रखता है। अगर ये खंबा ही नहीं होगा तो जिब और टाई हम कहाँ पे सेट करेंगे? तो इसमें कोई तरह का फोर्स नहीं होता है, ये तो बाकी को फोर्स उठाने के लिए तैयार करता है। अब जिब कहाँ होती है, टाई कहाँ होती है? तो देखिएगा, ये तो हो गया वर्टिकल पोस्ट। अब जिब और टाई की अलग अलग पोजीशन हो सकती है। मैं इसको हॉरिजॉन्टल और इसको तिरछा भी कह सकता हूँ। ये पहला केस हो गया। अच्छा, जहाँ ये दोनों मिलते हैं ना, उसको अपन कहते हैं ओ, और ओ को कहते हैं क्रेन हेड या क्रेन शीर्ष, क्रेन हेड। अच्छा, जो नीचे होती है वो हमेशा जिब होती है, ध्यान रखना। नीचे जो होती है वो जिब होती है, और ऊपर जो होती है वो टाई होती है। और जहाँ ये टाई और जिब आके मिलते हैं, एक्चुअली यहाँ पे एक पुली होती है, घिरनी होती है, और यहाँ पे एक भार लटकाते हैं जो हमको उठाना है क्रेन के द्वारा। इस भार को मैंने कह दिया W, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था जस्ट कि ये टेंसल फोर्स है जॉइंट से दूर जाता हुआ, ये कंप्रेसिव फोर्स है जॉइंट की तरफ। और मैंने ये भी बताया था आपको अभी कि जिब के अंदर कंप्रेशन होता है, जिब में कंप्रेशन, ये जिब है और इसके अंदर कंप्रेशन है। यानी कि जिब के जो 2 सिरे हैं, इसमें एरो ऐसे लगेगा। अभी समझाया था कि कंप्रेशन के अंदर जो बल की दिशा होती है, प्रतिरोधी बल की, वो जो ये जॉइंट है उसकी तरफ होती है। तो वो है ना जॉइंट, जॉइंट की तरफ एरो देखिए आप, ये जॉइंट है, जॉइंट की तरफ एरो लगाया, ये देखिएगा, ये कंप्रेशन है ना, ये तो एरो जॉइंट की तरफ, एरो जॉइंट की तरफ। ये सी का मतलब कंप्रेसिव फोर्स है ये। तो ये हो गया आपका कंप्रेसिव फोर्स। अच्छा, ये टाई का मतलब टेंशन। इसमें ऐसे एरो लगाना है। देखिए, ये जो रॉड है, इसके ये 2 सिरे हैं, इस सिरे से दूर जाता हुआ एरो दिख रहा है आपको, इधर भी दूर जाता हुआ, ये टाई। और टाई को हम कहेंगे हमेशा टी। मैंने पूरा टाई नहीं लिखना चाहिए था इसको, चलो लिख दिया तो ठीक है, लिख ही दिया इसको।
और इसमें जो टेंशन होता है उसको अपन टी कहते हैं। और ये आपके हो गया भार डब्ल्यू जो उठाना है। अब आप देखेंगे ये जो मैंने आपको चित्र बनाया है, एक्चुअली जब कोई क्रेन भार उठाती है तो गतिशील होती है। आप उसका अगर वीडियो बनाएंगे तो बाकायदा आप देखिए कि क्रेन ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, भार ऊंचा नीचा हो रहा है। लेकिन आप अगर उसकी किसी समय फ़ोटो खींचेंगे तो फ़ोटो इस प्रकार की आ सकती है, क्रेन की इस प्रकार की। कुछ सेकंड बाद फ़ोटो खींचेंगे, टायर जो की पोजीशन बदल जाएगी, तो वो अलग अलग पोजीशन हो सकती है। वो अभी अब मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये मैंने पहले सिंपलेस्ट फॉर्म बताई कि टाई हॉरिजॉन्टल है और जिब इंक्लाइंड है। अच्छा, ये वर्टिकल जो ये रॉड है, ये जो कहते हैं ना वर्टिकल पोस्ट, ये तो हमेशा वर्टिकल ही होती है, ध्यान रखना। अब हम कैसे पता करें? अच्छा, टाई में टेंशन और जिब में कंप्रेशन, ये आपको ज्ञात करना होता है। कैसे करें? तो आपको ज़रूर कुछ डाटा दिए होंगे। जैसे मैंने इसको मान लिया, ये एंगल थीटा मान लिया। अच्छा, एक और बात है, हम जो फिगर बनाएंगे ना ये, अच्छा एक बात आपसे कहें हम, ये कोई रॉड है, यहाँ ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को मैं यूँ लग रहा है ना, तो इसको मैं आगे ऐसे भी शो कर सकता हूँ बाहर निकल, दिशा तो वही है ना इसकी, ये यहाँ लग रहा है। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे, ये W, ये C का वाला कंप्रेसिव फोर्स, ये देखो ये C हो गया। आगे दिखा दिया इसको, आगे बढ़ा दिया इसको, क्या फ़र्क पड़ता है इसके अंदर? ये फोर्स तो वो था ना, इसको आगे बढ़ा दिया है तो वही। और ये T जो था, ये T ये है। अब आप देखिए ये O पॉइंट है। अच्छा, ये T कैसा है? हॉरिजॉन्टल, ये भार वर्टिकल 90 डिग्री हो गया। और इस एंगल मैंने थीटा माना था, ये एंगल थीटा था ना। अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला, ये कितना हो जाएगा भाई? 180 माइनस थीटा। अच्छा, ये अगर थीटा है, ये दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, ये थीटा थी, ये शीर्ष अभिमुख कोण, ये भी थीटा ही हुआ ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये तो खैर आपका 90 है ही। तो अगर मैं कहूँ आपसे, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला, ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये तो 90 और वो थीटा। अब देखिए ये जो O पॉइंट है, O पॉइंट मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। ये T, ये C और ये W, ये 90, ये 180 डिग्री माइनस थीटा और ये 90 डिग्री प्लस थीटा। अब हम अगर लामी थ्योरम लगाएं इस O पॉइंट पर, क्योंकि इस O पॉइंट पर 3 बल कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से? देयर आर 3 फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट O, C, T एंड दिस W। तो ये तीनों बल साम्यावस्था में हम लामी की प्रमेय लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे भाई? C अपॉन बराबर T अपॉन बराबर W अपॉन T अपॉन करेंगे तो T को छुपा दो, ये एंगल साइन 90 प्लस थीटा। मैंने कि इसको छुपाया, अच्छा T के नीचे लिख दिया ना, सॉरी मैंने यहाँ C के नीचे लिख दिया। चलो एक काम करते हैं, ज़्यादा हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैं ये मैंने लिखा है T अपॉन, तो यहाँ T कर देता हूँ और यहाँ C कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने T पहले लिया ना, T इसको छुपाओ तो साइन 90 प्लस थीटा। अब C लेंगे तो C को छुपा दो, साइन 90, W तो W छुपा दो, 180 माइनस थीटा। अब जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो T अपॉन कॉस थीटा बराबर C अपॉन 1
बराबर डब्ल्यू अपन साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब आप आराम से देखिएगा, बड़ी आराम से सी निकाल सकते हैं। सी निकालना है वो, सी अपॉन 1 इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा। तो सी इजिकल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा यानी कि डब्ल्यू कोसेक थीटा। ये कोई फॉर्मूला आपको रटने नहीं है, मैं फिर कह देता हूँ, आपको रटना नहीं कुछ भी। मैं जैसे कर रहा हूँ सवाल आपको वैसे ही करना है, आंसर आ जाएंगे। हाँ एक बात बता दूँ, ये जो बुक 1 है इसका आंसर मैंने जो चेक किए, जितने भी सवाल मैंने किए इसका आंसर सही है, और ज़्यादा तो नहीं किए, जो कुछ नहीं किया वो सही है। बाकी बुक 2 में काफ़ी मिस्टेक है आंसर के अंदर, आंसर में गलतियाँ हैं उसके अंदर। मैंने एक बार सरसरी निकाल चेक किया, आप जब करेंगे तो फिर पता पड़ेगा, मुझसे पूछना, मैं आपको गाइड करूँगा। और इससे टी निकालो, टी 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 कैसे निकलेगा, डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा, ये उधर जाएगा कॉस थीटा, तो इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि टी बराबर डब्ल्यू कॉट थीटा। ये इस तरह से। तो आपको मैंने एक सिंपल केस समझाया है, इसके और भी केसेस हो सकते हैं। कैसे देखिएगा, मैंने अभी टाई को किया था हॉरिजॉन्टल, इस बार मैं टाई को कर देता हूँ तिरछा, जिब को हॉरिजॉन्टल। ये केस भी हो सकता है। ये हमेशा टी ही रहेगा, ये हमेशा सी ही रहेगा, क्योंकि टाइम में टेंशन होता है ना, इधर भी मार्क कर दो, और ये डब्ल्यू होगा। अब अगर मान लीजिए एंगल थीटा है ये वाला, और इसी को आगे ले जाऊं मैं, और टी तो वो है ही, और डब्ल्यू नीचे है। अब देखिएगा, मैंने ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, इट वाज थीटा। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल तो 90 ही है, और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये थीटा था ना, ये वाला ये थीटा था, ये 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अब आप आराम से लामी से लगा सकते हैं इसके ऊपर। इसको अगर ओ कह दूँ मैं, तो टी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू सी अपॉन साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। तो टी अपॉन 1 इज इक्वल टू सी अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा। तो इस बार टी की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू कोसेक थीटा, जो पिछली बार सी की थी, एंड सी आ जाएगा डब्ल्यू कॉट थीटा, जो पिछली बार टी की थी। ये केस 2 हो गया, वो केस 1 था। ऐसे कई केस बन सकते हैं अलग अलग। कभी कभी आपको इस प्रकार सवाल मिलेंगे, यूँ ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, ऐसे मिल जाएंगे आपको। ऐसा केस भी हो सकता है। अब जैसे आपको ये एंगल दे रखा है, मान लीजिए ये एंगल दे रखा है, और ये एंगल भी दे रखा है, दोनों एंगल आपको दे रखे हैं। मान लीजिए ये है थीटा और ये है अल्फा। चलो कुछ समय के लिए मैं थीटा अल्फा क्यों मानूं, आप इसमें आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, सुविधा के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, इसमें आपके कोई ऐसा एक एग्जाम्पल है, वो देख के बताता हूँ आपको मैं अभी। पेज 58
बुक 2 में है, पेज 58 पे एक एग्जाम्पल है। ये देखिएगा, ये दिख रहा आपको ये वाला, ये वाला, ये एंगल दे रखा 45, ये एंगल दे रखा आपको हॉरिजॉन्टल से, ये दे रखे ये देखो है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो हॉरिजॉन्टल से ये 60 है और ये 45 है। एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल तो है आपका 60 और ये एंगल है 45। इसको ओ मान लेते हैं और ये आपके वर्टिकल पोस्ट है। अब ये डब्ल्यू है, जो ज्ञात है आपको, डब्ल्यू दे रखा आपको। मैंने आपको बताया था नीचे जो है ना ये जिब होती है, जिब में हमेशा कंप्रेशन ही होता है। ये कंप्रेशन हो गया और टाइम में हमेशा टेंशन होता है, ये टेंशन हो गया। बस अब आपको इसको अप्लाई करना है लामीज थ्योरम को। यहाँ पर कैसे करेंगे आप देखिए ध्यान से इसको, अभी करते हैं इसको। पहली बात तो ये है कि ये यूँ नीचे की ओर आ रहा है, ये लो, ये नीचे आ गया, ये टेंशन था, ये कंप्रेशन था, ये टेंसाइल फोर्स है। अच्छा, इसको हम एक्चुअली आगे बढ़ाएंगे यूँ यूँ, इसके समानांतर ऐसे ऐसे, ये कंप्रेशन हो गया। और ये भार तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है। जो आपको दे रहेगा क्वेश्चन में। बस अब हमें कोण को पता करना है, कोण कैसे होंगे। यहाँ सिंपल आपको ज्योमेट्री लगानी है, जो कक्षा 8, 9, 10 में आप काम कर चुके हो। कैसे देखिएगा, हमें एक्चुअली डब्ल्यू अपॉन करेंगे तो ये एंगल चाहिए, सी अपॉन करेंगे तो ये एंगल चाहिए, टी अपॉन करेंगे तो वो एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए हमको अलग अलग। और यहाँ आपको ये 60 और 45 दे रखे। अब आप देखिए जरा ध्यान से, अगर ये एंगल 60 है, ये वाला, ये एंगल अगर मान लीजिए 60 है, तो जरा बताओ ये एंगल 30 हुआ कि नहीं हुआ? पक्का हुआ। पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये पूरा 90 डिग्री है ना, ये 30 हो गया। अच्छा, ये वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल है। अगर ये 30 है तो ये 30 हुआ कि नहीं हुआ? एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। यानी ये जो आपके जो सी वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये वाली, ये वाले, ये 30 है ना, ये वर्टिकल और सी के बीच में, ये वर्टिकल और सी के बीच में, ये देखिएगा, ये तो है आपका कंप्रेसिव फोर्स और ये है वर्टिकल, ये है कंप्रेसिव फोर्स और ये है वर्टिकल, ये वाला तिरछी लाइन और वर्टिकल की भी, ये देखिए, ये तो वर्टिकल है, वो तिरछी लाइन है। ये एंगल एक्चुअली 30 है आपका, ये वाला, दिस एंगल इज 30, ये वाला 30 है, ठीक है। अब देखते हैं 45, ये 45 डिग्री एंगल है, कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला। अब अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ ऐसी, इस तरह से,
तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊँ और इसको आगे बढ़ाऊँ ऐसे, ये कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। ये पूरा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं मिलकर 180। अगर ये 90 है ये वाला, ये 45 है, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए 45 का। तभी तो 45 45 90 90 180 होंगे। अगर ये 45 है, ये 30 है, तो ये एंगल 15 भाग नहीं हुआ 15। इसका मतलब ये जो टी वाली लाइन जो आ रही है, ये वाली लाइन जो टी वाली, और ये जो सी की लाइन, ये एंगल 15 डिग्री है। ये वाला ये एंगल जो 15 डिग्री है, ये वाला। बस अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, और लगाते हैं लामी की थ्योरम इस ओ पॉइंट पर। तो क्या होगा इसके अंदर देखिएगा, टी, ये टी है ना, टेंसाइल फोर्स बराबर सी बराबर डब्ल्यू। डब्ल्यू आपको शायद दे रखा किताब के अंदर क्वेश्चन में, ये शायद तो कौन सा सवाल है ये, एग्जाम्पल 4 पेज 58, एग्जाम्पल 4 पेज 58, 1000 न्यूटन। तो ये आपको भार दे रखा है इसके अंदर 1000 न्यूटन। तो डब्ल्यू की जगह यहाँ हम 1000 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, टी अपॉन करेंगे, तो टी को छुपा देंगे। ये एंगल लेना पड़ेगा हमको डब्ल्यू और सी के बीच में। ये अभी मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, ये एंगल 30 है। अगर ये एंगल, ये लाइन स्ट्रेट है पूरी, और ये एंगल 30 है, ये 150 होगा ना। तो टी अपॉन साइन 150 डिग्री बराबर सी अपॉन, तो सी को छुपा दो डब्ल्यू और डी के बीच में। तो 30 और 15 45 बराबर 1000 अपॉन 1000 करेंगे ना, तो डब्ल्यू को छुपा दो। डब्ल्यू जो छुपाएंगे, ये डब्ल्यू छुपा दिया मैंने। तो ये एंगल लेंगे टी और सी के बीच में, ये एंगल लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा। देखिए ये लाइन सी वाली सीधी है, ये पूरा एंगल होगा 180, और ये 15 डिग्री है, ये हो जाएगा 165। 180 में 15 घटा देंगे, साइन 165। अब आप जानते हैं कि साइन 150 जो होता है, साइन 180 माइनस 30 होता है, यानी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये साइन 30 हो जाएगा। साइन 45 को साइन 45 लिखेंगे, और 1000 साइन 165 को हम देंगे साइन 15 डिग्री, क्योंकि 165 होता है 180 माइनस 15, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब कैलकुलेटर से आप साइन 15 की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन सब कुछ निकाल सकते हो। आपको जब इसको इसके बराबर करोगे ना, तो आपको टी मिल जाएगा, और जब इसको इसके बराबर करोगे तो आपको सी मिल जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कर रखा है, पूरा सॉल्व पहले से ही कर रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 पेज 65 बुक 1 का है, बुक 1 पेज 65। ये देखिए वाला क्वेश्चन, 100 न्यूटन के एक बल को चित्र के अनुसार दो भारहीन छड़ों AC व AB को एक ब्रैकेट के द्वारा लटकाया गया है। ये AC और AB पूरा ब्रैकेट के द्वारा लटकाया गया है। दोनों छड़ें एक ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ, ये दीवार है, ये एक वर्टिकल वॉल है, दीवार के साथ C और B बिंदुओं पर कब्जों द्वारा लगी हुई है। ये C और B पर हिंजेस लगे हैं, उससे ये दोनों छड़ें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। AC क्षैतिज है, AC इज हॉरिजॉन्टल। यदि AB बराबर 3 मीटर, AB बराबर 3 मीटर और AC बराबर 2 मीटर हो, तो AB में प्रणोद ज्ञात कीजिए। ये AB है ना, AB, इसमें प्रणोद, देखो एक वर्ड है प्रणोद। प्रणोद को कहते हैं इंग्लिश में थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट, यानी कि एक झटका कह दो, दबाव कह दो, वो आपको ज्ञात करना है। संपीड़न कहते हैं इसको।
अब ये बिल्कुल जिप क्रेन की तरह ही है, दीवार है यहाँ पे। अब मैंने इस फिगर को अलग से बना दिया है। इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, ध्यान से देख, इस एंगल क्या मान लिया मैंने, थीटा। ये 2 मीटर है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, अगर हम पाइथागोरस लगा दें, पाइथागोरस, तो जो BC कितना हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 9 माइनस 4 5, रूट 5 हो गया, ये रूट 5 हो गया। अगर ये रूट 5 है, अब ये ट्राइंगल देखें, इसमें ये 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटा कर्ण, तो 2/3, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रूट 5/3। तो साइन थीटा रूट 5/3 हो गया, कॉस थीटा 2/3 हो गया। अब देखिएगा, हमने आपको बताया था कि जो नीचे होती है वो जिब होती है, और जिब में हमेशा कंप्रेशन ही होता है, ऊपर टाई होती है, टाई में टेंशन ही होता है। तो ये टी और वो सी था ना, इसको हम आगे ले गए ऐसे, और आगे ले गए हम इसको। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा ना, ये थीटा ही होगा, देखिए बना के शो कर का थीटा यहाँ पे। अब आप इसको भूल जाओ। अब देखिएगा आप, हम ए पॉइंट पर लामी थ्योरम लगाएंगे, तो सी अपॉन साइन 90, देखिए सी, तो सी को छुपा दो, ये एंगल 90 डिग्री है डेफिनेटली। टी अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, टी, तो टी को छिपा दो, तो ये एंगल आएगा, ये तो 90 है, और वो थीटा अभी समझाया मैंने आपको, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा बराबर 100, तो 100 छिपा दो अपॉन ये टी और सी के बीच में ये थीटा था, ये पूरा 180 होता है, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा। नाउ सी अपॉन साइन 91 होता है, टी अपॉन साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और 100 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। हालांकि आपको सी ही निकालना था, पर मैंने सी और टी दोनों निकाल दिए। ये सी का आंसर एग्जैक्ट किताब में आ रहा है, टी का आंसर दिया नहीं है क्योंकि पूछा नहीं था, पर मैंने निकाल दिया। तो सॉल्व करेंगे तो सी मिलेगा 134.164 न्यूटन एंड टी मिलेगा 89.44 न्यूटन। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत मन लगा कि आप लोगों को पूरे दिल से इसको समझाया है। और इस वक्त अगर मैं देखूँ तो कितनी बजी है, सुबह की 6 बजने में 10 मिनट कम है समय। पूरी रात से जगा हुआ हूँ, कई सारे काम किए, और एक बच्चे की डिमांड को मैं नकार नहीं सका, और मैंने क्वेश्चन करने बैठ गया। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन बैंक है आपके लामी थ्योरम के लिए। बुक 1 में एग्जाम्पल 1 पेज 48, क्वेश्चन 4 पेज 65 जो मैंने अभी सॉल्व किया है। बुक 2 के अंदर एग्जाम्पल 4 पेज 58 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको भी करवाया है। क्वेश्चन 9 पेज 77, क्वेश्चन 11 पेज 78, क्वेश्चन 12 पेज 78, क्वेश्चन 13 पेज 78। और ये जो क्वेश्चन 13 है ये एग्जाम्पल 4 जैसे ही है, लेकिन क्वेश्चन डिटो वही है, लेकिन फिर भी इसके आंसर चेंज है, यानी जो आंसर इसमें आ रहे हैं उसके और इसमें आंसर में चेंज है। जबकि क्वेश्चन सेम है, कोई चेंज नहीं है, डाटा भी चेंज नहीं है, पर जिप क्रेन का जो एंगल वो बदल दिए गए थोड़े से। एंगल भी वही एक्चुअली, लेकिन कई बार सेम एंगल के भी पोजीशन चेंज की जा सकती है। वो आपको मैं कभी अगली वीडियो में जरूरत पड़ी तो आप पूछेंगे तो समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। वैसे आंसर इसके रॉन्ग है, इस बुक के आंसर काफ़ी आंसर रॉन्ग है, इसके कुछ ही सही बाकी रॉन्ग है। तो आप चिंता नहीं करना अगर आंसर नहीं मिले तो। और अगर आप मुझसे डिमांड करेंगे तो आप मेरे को इस नंबर पर 9521663064 पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। अपना रेफरेंस देखिए, पूरा एड्रेस देखिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी कॉलेज की हैं, क्या ब्रांच है, तो शायद मैं आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देन इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।